सत्ता में अब ये देखिए कि हिंदुस्तान के कूटनीतिक प्रभाव को बढ़ाने वाला पुतिन बूस्टर क्या है। आज एक बार फिर पूरी दुनिया में भारत और पीएम मोदी के कूटनीतिक प्रभाव की चर्चा हो रही है। इसकी वजह है रूस के राष्ट्रपति पुतिन का वो बयान जो उन्होंने पीएम मोदी को लेकर दिया है, वो भी ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी रूस के दौरे पर जाने वाले हैं, जब सिर्फ 72 घंटे के बाद रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन होने वाला है। उससे ठीक पहले पुतिन ने अपने परम मित्र नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसे शब्द कह दिए जिसके बाद भारत के कूटनीतिक संतुलन की चर्चा होने लगी। निश्चित तौर पर बहुत से देशों को भारत का बैलेंस चुभ भी रहा होगा। दरअसल शुक्रवार को पुतिन ब्रिक्स समिट से पहले विदेशी पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे, भारत की तारीफ कर रहे हैं, आभार जता रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 22 और 23 को रशिया जा रहे हैं ब्रिक्स के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी अप्लाई किया हुआ है ब्रिक्स के लिए, तो क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो? जून में जब चाइना ने ब्रिक्स को होस्ट किया था तो चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, लेकिन इंडिया ने वीटो कर दिया था, ये कहकर कि वो मुल्क जो हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हमारे लोगों को मारे, हम ऐसे लोगों के साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। लिहाजा पाकिस्तान एक लंबे अरसे से ख्वाहिशमंद है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स का पार्ट हो, लेकिन इंडिया हर बार पाकिस्तान को ब्लॉक कर देता है। क्या इंडिया इस बार पाकिस्तान को अलाउ करेगा? आइए जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। असल में ब्रिक्स में जो डिसीजन मेकिंग होती है वो कंसेंसस पर होती है। मतलब अगर सारे मेंबर्स किसी डिसीजन के ऊपर वो एग्री करते हैं तब वो डिसीजन ब्रिक्स मेंबर्स लेते हैं। अगर कोई भी मेंबर उसमें वो डिसएग्री करता है किसी भी डिसीजन या पॉलिसी के हवाले से तो फिर वो नहीं होता। और क्योंकि अब अगर इंडिया पाकिस्तान की एंट्री को रिजेक्ट करता है तो पाकिस्तान, चाइना, रशिया और ब्राज़ील जैसे और साउथ अफ्रीका और अभी ब्रिक्स की एक्सपेंशन भी हुई है जिसमें इजिप्ट, इथियोपिया और अर्जेंटीना वगैरह। अर्जेंटीना ने जो कि उसने मेंबरशिप नहीं ली, बट जितने दूसरे मेंबर्स हैं जिसमें सऊदी अरेबिया और ईरान वगैरह भी आते हैं, यूएई भी आते हैं, तो उनके थ्रू इंडिया पर वो प्रेशर इंक्रीज़ करवा सकता है पाकिस्तान के वो अपनी ब्रिक्स की जो मेंबरशिप है वो ले सकें। क्योंकि देखिए ना, इंडिया एक हद तक इस चीज़ को ब्लॉक कर सकता है, उसके बाद इंडिया का भी आगे जोर नहीं चल सकता। लेकिन अब आप देखें ना कि लास्ट ईयर जब जून में चाइना ने पाकिस्तान को इनवाइट किया था, क्योंकि चाइना ब्रिक्स को होस्ट कर रहा था, तब इंडिया ने वीटो कर दिया था ये कह के कि वो मुल्क जो दहशतगर्दी करे, हमारे मुल्क में आके हमारे लोगों को घुस के मारे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। तो क्या अब आपको लगता है कि इंडिया का स्टांस पाकिस्तान को लेकर बदल सकता है? इंडिया का स्टांस काफ़ी मतलब वो एक स्टेगनेंट है, मतलब वो एक रेजिस्टेंट स्टांस है। जैसे जयशंकर आया था अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक मीटिंग इस्लामाबाद में हुई है, उन्होंने कहा था कि एक्सट्रीमिज़म और सेपरेटिज़म और एक्सट्रीम टेररिज्म जैसे एलिमेंट्स को जो कंट्रीज़ हमारे स्टेट में सपोर्ट करते हैं, हम उनके साथ टेबल टॉक नहीं हो सकती। तो इंडिया का स्टांस पाकिस्तान के हवाले से चेंज इसका होना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है। इंडिया ने तो हमेशा पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर ही टारगेट किया है। इंडिया का हमेशा से यही स्टांस रहा है, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, चाहे वो पुरअमन बातचीत को लेकर हो। वो एक ही बात करता है कि जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी नहीं आ सकती। और हम ये बात जानते हैं कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर जो है पाकिस्तान में डेवलपमेंट नहीं हो सकती। पाकिस्तान मौशी लिहाज से बेहतर नहीं हो सकता, बल्कि हमारी ना ईरान के साथ बनती है, ना हमारी अफगानिस्तान के साथ बनती है। जी बिल्कुल। इंडिया पाकिस्तान का ईस्टर्न नेबर है और एक वन ऑफ द लार्जेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में से है ग्लोबल साउथ में। तो अगर पाकिस्तान ने जियो इकोनॉमिकली डेवलप करना है तो ट्रेड रूट्स को डेवलप करना है, एनर्जी और दूसरे हवाले से डेवलप करना है, तो इस बात के लिए पाकिस्तान का इंडिया के साथ कोऑपरेट करना और अपने मसाइल और डिस्प्यूट्स को, चाहे वो वाटर के बेसिस पर हो, टेरिटरी के बेसिस पर हो, कश्मीर का इशू हो और दूसरे टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज़ हो, हाइब्रिड वारफेयर के हवाले से जितने भी इश्यूज़ हो, तो उन इश्यूज़ को रिजोल्व करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें तो बड़ी उम्मीद थी कि डॉक्टर एस जयशंकर जो हैं पाकिस्तान आएंगे तो दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन अब
समझ नहीं आ रहा कि ताल्लुकात बेहतर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमने देखा है कि एससीओ मीटिंग में भी इनके आपस में कोई जो है बायलैटरल इशू के ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। वो अच्छे मेंबर्स की तरह आए, उन्होंने मीटिंग अटेंड की और वापस चले गए हैं। वहाँ जाके अलबत्ता उन्होंने 10 सालों में पहली बार पाकिस्तान के हक में कोई पॉजिटिव ट्वीट किया था। बिल्कुल मतलब जब तक इन दो स्टेट्स के दरमियान, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एग्जिस्टिंग इश्यूज़ है, चाहे वो कश्मीर के हवाले से हो, चाहे वो टेररिज्म के हवाले से हो, जैसे मैंने पहले भी बात की, जब तक इन इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं किया जाता तब तक इन दोनों स्टेट्स के जो मसाइल हैं वो आई थिंक वो पॉजिटिवली मूव नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला तो कश्मीर का है, जो कि 78 ईयर्स से हल नहीं हुआ और ना ही आगे हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह इंडिया ने आर्टिकल 370 और 35A जम्मू कश्मीर से रिमूव किया, और उसके बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कई बार कह चुके हैं कि भाई अब ये बाद जो है उनकी मुलाकात होगी पहली बार, ये भी कई जगह पर लोग जो इसका जिक्र भी कर रहे हैं। तो आप इस ब्रिक्स समिट को कैसे देखते हैं? देखिए, ब्रिक्स की समिट कजान में जो होगी, ऐसी अब समिटें तो होती रहेंगी। इम्पॉर्टेंट है जो ब्रिक्स की जो सिग्निफिकेंस है। अब आप ये समझ लीजिए, ब्रिक्स कोई छोटा मोटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। मैं कहीं पढ़ रहा था इस बार इकोनॉमिक सर्वे में कि इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में इस साल 16% का कंट्रीब्यूशन है। 16% ग्लोबल ट्रेड में, उसके ग्रोथ में हमने कंट्रीब्यूशन किया है। तो जो हमारी हिस्टोरिकल पहचान थी वर्ल्ड ट्रेड में, ग्लोबल ट्रेड में, जो हमने अचीव किया था, वो धीरे धीरे वी आर डेस्टाइन्ड टुवर्ड्स दैट। और दुनिया की कोई कॉन्स्पिरेसी और कोई शक्ति वो इंडिया की ग्रोथ को रोक नहीं सकती। वेस्ट ने कॉलोनाइज करके भी देख लिया था, अपने मिलिट्री पावर के साथ इंडिया को दबा करके भी देख लिया, इंडिया को वो होल्ड अप नहीं कर पाए। कोई नहीं कर पाया इंडिया को होल्ड अप। इंडिया कभी किसी का गुलाम नहीं बना परपेचुअली। इंडिया ने हर गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और अपने कल्चर और अपने इतिहास को मेंटेन रखा। तो ब्रिक्स तो और भी स्ट्रॉन्ग करता है इंडिया की पोजीशन को। ब्रिक्स, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, और प्रधानमंत्री मोदी जी को कोट किया आपके उन्होंने पुतिन साहब ने, कि इट्स अ नॉन वेस्टर्न अलायंस, नॉट नेसेसरली एन एंटी वेस्टर्न अलायंस। ठीक है ना, इसमें कोई वेस्टर्न कंट्री नहीं है, ऑल्दो इट्स अ काइंड ऑफ एन कंट्राडिक्शन, बिकॉज मैं रशिया को तो वेस्टर्न ही मानूंगा फॉर ऑल इंटेंट एंड पर्पसेस, बिकॉज रशिया किसी भी तरीके से एशिया तो नहीं है। रशिया का कुछ पार्ट एशिया में हो सकता है जियोग्राफिकली, बट रशियंस आर वाइट पीपल, दे आर इस्लामिक, और इस्लामिक लोगों की ओरिजिन तो ईस्ट यूरोप ही रहेगा और तो कहीं जाएगा नहीं। खैर, एनीवेज, अगर वो अपने आप को ईस्ट से जोड़ते हैं तो हम कौन होते हैं उसको डिनाई करने वाले। तो इट्स अ नॉन वेस्टर्न अलायंस, इट्स अ सिग्निफिकेंट अलायंस। अब आप इसकी सिग्निफिकेंस को यूं ही समझ लीजिए कि ये जो आपका ब्रिक्स है, ये 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, 41% दुनिया की जो जनसंख्या है वो ब्रिक्स में रहती है। ब्रिक्स का मतलब क्या है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ठीक है ना? सो आप ये समझ लीजिए कि और 24% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी ब्रिक्स का, और 16% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इनका है। तो ये आज का ये स्टेटस है। आज के 50 साल बाद, सॉरी आज के 10 साल बाद ये होगा कि ये दुनिया का 43% पॉपुलेशन होगा, और ये दुनिया की 50% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होगा, या मोर देन 50% होगा, क्योंकि इंडिया और चाइना जब एकदम नेक एंड नेक आ जाएंगे तो वो खुद ही 40-50% के आसपास हो गए। तो कम से कम 50-60% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी होगा। तो जो G7 आज उसकी जो सिग्निफिकेंस है, ब्रिक्स उसको जो है वो कंप्लीटली आउटप्लेस कर देगा। ब्रिक्स इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्यूचर। ब्रिक्स इज एन ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग वेस्टर्न डोमिनेटेड वर्ल्ड ऑर्डर। तो ब्रिक्स की सिग्निफिकेंस है, और मैं जानता हूं ब्रिक्स की सिग्निफिकेंस, क्योंकि जब मैं अभी रशिया के दौरे पे गया था और वहां के बड़े प्रोमिनेंट लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई, इंस्टीट्यूशंस में मैंने लेक्चर दिए, वहां के जो थिंक टैंक पे मेरी बातचीत हुई, वो सब ब्रिक्स को बहुत वैल्यू देते हैं। तो ब्रिक्स की इसी तरीके से समझिए। और ब्रिक्स की जो लीडरशिप है
उस लीडरशिप की जो पिवट है वो भारत के पास है। और व्लादिमीर पुतिन साहब हों या जो भी ब्रिक्स के जितने भी अदर मेंबर स्टेट है, वो भारत को और स्पेशली हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को बहुत ही रेवरेंशियल उससे देखते हैं। कल अभी आप समझ लीजिए ब्रिक्स की इन्वेस्टमेंट